आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का घटना चक्र। दोस्तों आज हम देखेंगे इसमें सेट नंबर 3, इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 को कवर करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट में रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप पहले बिहार पुलिस के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पकड़ बनाइए। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपको 50 से 60% प्रश्न वहाँ से हूबहू देखने को मिलेगा। आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बनाना पड़ता है। दोस्तों अगर आपका पकड़ बन जाएगा प्रीवियस ईयर पर तो आपको 100% आपको रिजल्ट होगा। दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपको सेट नंबर 3 है जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के जो वैकेंसी आया था, जो 27/2/2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके आज हम सारा प्रश्न को आज एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 27/2/2022 को जो एक्साइज पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, मतदाता सूची को आम तौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आम तौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन 1 वोटर लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मतदाता सूची को अंग्रेजी में वोटर लिस्ट कहते हैं। मतदाता सूची उन लोगों की सूची है जो चुनावी मतदान करने के लिए नामित होते हैं। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर संशोधित करता है और सभी पात्र मतदाताओं 18 वर्ष से अधिक उम्र के को पंजीकृत करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर द वॉच नॉर द टीचर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इज, हो जाएगा इज पर जेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो क्या होगा? तो इसका इफ सी हो जाएगा कम वी वर्ड गो, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेड इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू टेस्ट बिफोर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मेरा ईश्वर हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है? मेरा ईश्वर कविता के रचयिता लीलाधर जुगरी हैं। जुगरी जी की अन्य रचनाएं हैं, नाटक जारी है, इस यात्रा में शंखमुखी शिखरों पर रात अभी मौजूद हैं, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद इत्यादि, ये सभी लीलाधर जुगरी की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जगह लाल पानी की बेगम है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है? लाल पानी की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की रचिता कहानी है। सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिनकर की उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तथा दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की अन्य रचनाएं हैं, मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कंकल मुक्ति, पटलू, बाबू रोड, ठुमरी, अग्निखोर, पंचलाइट, ठेस, मारे गए, गुलफाम इत्यादि, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? तो दिस रूल इज द नॉट अप्लीकेबल डॉट यंगेज पर्सन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जगह
टू लगेगा इसमें, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या है, ही स्पीक्स हिंदी। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी इज द स्पोकन बाय हिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। तो इसका जगह आंसर हो जाएगा रेखांकित पद चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा, तो सूर्य का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि शक्तिकांत महापात्र द्वारा रचित कविता समुद्र शीर्षक से ली गई हैं। इसमें कवि ने मनुष्य की उपभोक्तावादी संस्कृति की तीखी आलोचना किया है। यहाँ समुद्र सूर्य का प्रतीक है। जिस प्रकार समुद्र जल का अथाह स्रोत है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश का ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन डॉट फ्लो। तो क्या देगा, इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल्स गेट डाउन। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा गौरव और लाघव। देख लेते हैं, गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है, अनादर का विलोम शब्द आदर होता है, अनूठा का विलोम शब्द सामान्य होता है, गौण का विलोम शब्द मुख्य होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, एक कहानी यह भी किसकी रचना है। तो ये है सी, मनु भंडारी की। तो इसको देख लेते थोड़ा सा, क्या है, प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी जी की आत्मकथा एक कहानी यह भी 2008 में प्रकाशित की गई हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, आंखों देखा झूठ, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र प्रसाद के साथ, अकेली, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर इत्यादि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दोस्तों हो जाएगा 14 नंबर देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं, पहले 13 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोज, पंकज और अरविंद, ये सभी कमल का पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, पंकज, अरविंद, अब्बज, जलज, पद, कंज, ताम्रस, नलिन, सरजीज, अंबुजा इत्यादि। अंबर आकाश व वस्त्र का, जलद बादल तथा लोचन आँख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है दाल का बहुवचन शब्द है, दाल का बहुवचन शब्द है दाले है, ठीक है। तो दाल का बहुवचन शब्द दाले होगा। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम में आ एवं ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 होगा चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो, विच फेस्टिवल इज रिफंडेड टू इन टॉल्स्टॉय, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईस्टर, ठीक है। ईस्टर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 होगा। 16 प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या है, वेयर वाज संत कबीर ब्राइट यूपी इन हीज ईयरली चाइल्डहुड डेज। तो कहा जाएगा, तो बनारसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा बनारसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। तो जगह जहरीला, जहरीला हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते इसका क्या है, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने पर जहरीला शब्द बनेगा। इला प्रत्यय वाले अन्य शब्द हैं हठीला, रंगीला, शर्मीला, सुरीला, नुकीला, फरकीला,
नशीला, लचीला, सजीला, फुर्तीला, पथरीला, कंकरीला, रसीला, गूठीला इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 होगा, जितेंद्रिया शब्द का सही संदिग्ध क्या होगा? तो इसका जवाब जित जोड़ इंद्रिया, ऑप्शन नंबर का जित जोड़ इंद्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या हो जाएगा? संत रविदास वाज ए बाई पर्सन्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉबलर, ऑप्शन हो जाएगा कॉबलर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या दिया है? गुरु रविदास जिन्हें रूहीदास और रैदास भी कहा जाता है, भारतीय भक्ति परंपरा के एक प्रमुख संत व पेशे से मोची थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी। तो क्या सेंटेंस इज करेक्ट? ठीक है, तो उसने मुझे सोते हुए पाया, तो इसका सही हो जाएगा ट्रांसलेशन क्या? ऑप्शन नंबर ही फाउंड मी स्लीपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 21 नंबर। दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा, तो आपको देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना रहा है? तो 73% रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9%, जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 नंबर है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन होता है। आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 नंबर है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया। गंतव्य है कि अमेरिका यूएसए की नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 नंबर है, राजनीतिक दल आवश्यक है? राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में? तो ऑप्शन नंबर भेजेगा लोकतंत्र में। देखिए क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं। लोकतंत्र का आवश्यक जनता के शासन से होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो ये जीता था कौन? तो हिमाचल प्रदेश ने। ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था साइबर पुणेवाला को। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न दोस्तों। देखिए करंट अफेयर का भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, तारापुर केंद्र कहाँ है? तो तारापुर केंद्र है तो क्या है? तो आणविक शक्ति है जो महाराष्ट्र में है। सबसे पहला यही है, तापी विद्युत केंद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र है। उल्लेखनीय है कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है जहां पर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना की गई है। यहाँ कुल 4 नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 नंबर देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन रावत थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। उल्लेखनीय है कि जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को विमान दुर्घटना में हुई। इनकी मृत्यु के बाद लेफ्टिनेंट अनिल चौहान को चीफ
दूसरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जो अभी तक अनिल चौहान ही है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही। वर्तमान में कुल 193 सदस्य इसमें देश हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे अवध नारायण सिंह। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा, बिहार के करंट अफेयर भी रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। उल्लेखनीय है कि 28 जून 1914 को सेरोजेवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्किड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तृतीय महिला बनी है? तो ये बनी है श्रीषा बांदला बनी है। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 नंबर है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 है, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो यह है बस्तर में। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में है? तो बस्तर में है। तो देख लेते हैं इसका प्रश्न। बैलाडीला पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिला बनने से पूर्व बस्तर जिले के अंतर्गत एक तहसील के रूप में विद्यमान था। अतः दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प ए बस्तर जिला सही होगा। गंतव्य है कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रसिद्ध खान भी है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व मनाते हैं मुंडा लोग, जो झारखंड में मनाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, सरहुल पर्व कहाँ मनाए जाते हैं? तो सरहुल का त्यौहार मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का त्यौहार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य के मुंडा भूमिज ताना हो जनजाति द्वारा चैत मास में मनाया जाता है। यह त्यौहार जनजातियों का नव वर्ष का त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दिया होगा, बट हम उसको पढ़ के बता देते हैं क्या है। स्वयं सहायता समूह में ऋणी संबंधी अधिकांश निर्णय ली जाती है। क्या है? स्वयं सहायता समूह में ऋणी संबंधी अधिकांश निर्णय ली जाती हैं। तो ये किस में ली जाती हैं? तो ये ली जाती है सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है आपको दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 नंबर है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो ये है दोस्तों 71%। ऑप्शन में नहीं, 71% है जो पानी से कुल ढका हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो ये होती है कृषि में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। जब कोई रोजगार प्राप्त व्यक्ति प्रतिवर्ष कुछ विशेष मौसम में कार्य न मिलने के कारण बेरोजगार हो जाता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक कृषि कार्य समाप्त हो जाने पर कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद। तो ऑप्शन नंबर ए जगह संसद कर सकता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग के अतिक्रमण उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो ये किसे संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, आपको दिखाई ठीक से नहीं देता होगा, फिर भी हम इसको पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। मंतव्य है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा का कार्यवाहक सभापति का कार्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे? ये कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1948 की तत्कालीन नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा नस्ल रंग के आधार पर गोरे और काले में भेदभाव की नीति की शुरुआत किया गया था। इस भेदभाव के विरुद्ध किए गए आंदोलन को रंग भेदभाव आंदोलन कहा जाता है। इसके प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला थे, जिनके प्रयासों से वर्ष 1994 में रंगभेद को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न नंबर 45 नंबर होगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य है? तो यह है कथक से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। उल्लेखनीय है कि पंडित बिरजू महाराज का वास्तविक नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखता है, यह नियंत्रण करती है, वह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, देख लेते हैं। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे सैमसंग, टाटा मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न नंबर 47 नंबर है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, तो ये है सकल घरेलू उत्पाद से मापा जाता है। ठीक है, किन्हीं दो देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 48 नंबर देखते हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा पुरास्थल से जलाशय का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एकमात्र हड़प्पीय पुरास्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 49 है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को लोग देख सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये थे शक्तिकांत दास। अभी भी शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को RBI का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है तो नर्मदा और ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वारनदमुख जो एस्चुरी बनाती है, नर्मदा अमरकंटक पर्वत से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरते हैं। अगला प्रश्न नंबर 51 है। भारत में समप्रभु कौन है? तो ये हैं भारत के लोग समप्रभु होते हैं भारत में। देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समप्रभुता शब्द का उल्लेख संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है कि भारत देश की सरकार अपनी आंतरिक विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगी। इस पर किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय संविधान द्वारा यह संप्रभुता जनता भारत के लोगों को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक
22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है? गंतव्य है कि 22 मार्च 1912 को ब्रिटेन द्वारा बंगाल से अलग राज्य के रूप में बिहार को स्थापित किया गया, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। गंतव्य है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं हैं तो कौन नहीं है? पशुपालन। पशुपालन किस में है? तो प्रथम क्षेत्र में है। पशुपालन प्रथम क्षेत्र का आता है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं निर्माण और विनिर्माण आदि आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, बीमा एवं बैंकिंग आदि आते हैं। अतः विकल्प डी पशुपालन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर हम 54 देखते हैं। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? ये हुए थे जर्मनी में। जर्मनी में 100 साल पहले नाजी पार्टी स्थापित हुए थे। नाजी पार्टी जर्मनी में 1920 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 55 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है तो कौन से वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा इसका क्या है, उपयुक्त विकल्पों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लगभग 60% से अधिक वन क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों। 56 है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सुंदरी वृक्ष भारत के मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष वन अधिकता होने के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है तो ये करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। क्या है, भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हुआ है। इसे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत करवाया जाता है। बजट में सरकार के अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के आय और व्यय का विवरण होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। उल्लेखनीय है कि भारत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान निर्माण हेतु संविधान का गठन किया गया। इसमें कुल 389 सदस्य शामिल थे। प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों। परख, जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो ये है छात्र के सिखाने का आकलन से जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो ये क्या कहता है? वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्या है? जल, वायु अथवा पशुचरण आदि क्रियाओं द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत में होने वाले कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। इससे मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। जापान एक विकसित धनवान देश बना, कब बना? तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा बना। क्या है? जापान एशिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। यद्यपि जापान में प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्तता नहीं है, फिर भी वह अपने तकनीक के बल पर मानव संसाधनों में निवेश करके औद्योगिक विकास करके धनवान और विकसित देश की सूची में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है। भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये है शतरंज से है। तो निहाल सरीन भारत के प्रख्यात शतरंज खिलाड़ी है। हाल ही में निहाल सरीन सर्बिया मास्टर्स शतरंज खिताब अपने नाम कर लिया था। अगला प्रश्न नंबर
63 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी के। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत राजमार्गों के विकास और सड़क द्वारा भारतीय राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारों के तहत उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी से तथा पूर्व में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ा गया। यह दोनों ग्वालियर एक दूसरे के उत्तर के झांसी में काटते हैं। अगला प्रश्न नंबर 64 नंबर है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो ये है शिक्षा एवं प्रोत्साहन दोनों में। तो मानव पूंजी में निवेश करने हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही प्रमुख जरिया है। उल्लेखनीय है कि किसी भी देश में विकास में वहाँ के कुशल नागरिक का प्रमुख भूमिका होता है और नागरिक को कुशल नागरिक बनाने में शिक्षा और प्रशिक्षण देने की भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, भारत में लौटती मानसून की ऋतु की अवधि होती है, तो ये अक्टूबर-नवंबर माह में। भारत में अक्टूबर-नवंबर की अवधि में लौटती हुई मानसून की होती है। अगला प्रश्न नंबर 66 है, वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी कलकत्ता में। जूट की पहली मिल स्थापित की थी 1917 में। वर्ष 1917 में प्रथम जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई। गंतव्य है कि 1855 में देश के प्रथम जूट कारखाना स्थापना भी कलकत्ता के निकट रिसरा में किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 67 नंबर है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, तो ये कहते हैं आम्र वर्षा कहा जाता है। देख लेते हैं, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को आम्र वर्षा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में केरल कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है और यह वर्षा आम के फसल के लिए लाभदायक होती है। भारत के अलग अलग राज्यों में मानसून पूर्व वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे असम में चाय के वर्षा, केरल में पुष्प वर्षा, बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 68 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी यात्रा से होती है। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी दांडी यात्रा से होती है, जबकि गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा शुरुआत करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 69 नंबर है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो यह हुआ स्टालिन हुआ। जनवरी 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के उपरांत जोसेफ स्टालिन को लेनिन का उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ का नेता चुन लिया गया। अगला प्रश्न नंबर 70 नंबर है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत आता है विकासशील देश में। भारत आता है विकासशील देश में। भारत एक विकासशील देश है। उल्लेखनीय है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न नंबर 71 नंबर है, बेकिंग सोडा है, तो ये क्या है, तो बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न नंबर 72 नंबर है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो ये क्या है, तो MRI है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में MRI चुंबकत्व आधारित चुंबकीय तकनीक है। MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक चिकित्सीय उपकरण है जो चुंबकीय तकनीक पर आधारित है। इसका उपयोग शरीर आंतरिक रोगों का पता लगाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगीचा नहीं है। ठीक है,
तो देखते हैं, दिए गए विकल्पों में बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। उल्लेखनीय है कि किसी क्षेत्र विशेष जैविक अजैविक घटकों से निर्मित प्राकृतिक इकाइयों को परितंत्र कहते हैं। यह सामान्यतः प्राकृतिक परितंत्र और मानवीय परितंत्र के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बगीचा, मकान, सड़क आदि मानवीय परितंत्र के उदाहरण हैं, जबकि वन, नदी, रेगिस्तान आदि प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। उल्लेखनीय है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो ये पाता है आरबीसी में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का वर्णक पाया जाता है। देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक आरबीसी में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि मानव रक्त में कुल 3 प्रकार के रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, तथा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीम नामक वर्णक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। गंतव्य है कि हीमोग्लोबिन गैसों के परिवहन मुक्त ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 नंबर है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो ये होता है जल, वायु, कीट उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जल, वायु और कीट आदि सभी माध्यम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 77 नंबर है, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है, तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र करता है। ठीक है, देख लेते हैं, एक जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पादन किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसी प्रकार विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 नंबर है, डी.आई. मेंडलीव के श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। तत्वों के आवर्त सारणी के लिए डी.आई. मेंडलीव एक रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादित किया। मेंडलीव ने तत्वों की जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की है, उससे अब काफ़ी सुधार हो गया है, पर यही सारणी आज भी रसायन विज्ञान के पथ प्रदर्शन कर रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर है, आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये कहता है ग्रेगर मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल, जॉन मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने उद्यान मटर के बीज पर किए अनुसंधान के आधार पर आनुवांशिकी के संदर्भ में कुल 3 नियम प्रदत्त किया: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, तो ये है खाद्य उपलब्धता से, खाद्य की पहुंच से, खाद्य की सामर्थ्य से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। तो क्या है, तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, खाद्य आपूर्ति, खाद्य सामर्थ्य है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने जनता की भोजन सुरक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 नंबर है, अमन फसल संबंधित है, तो ये है धान से। अमन फसल किससे है, तो धान से। अमन धान की फसल है। अमन धान की रोपाई प्रायः जुलाई अगस्त में की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 नंबर है, असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो ये कौन सी है, तो ये शार्क है। शार्क है, तो क्या है इसका पढ़ लेते हो थोड़ा सा। शार्क मछली वह असमतापी जीव है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। गंतव्य है कि असमतापी जीव उन जीवों को कहा जाता है जिसके शरीर का ताप वातावरणीय तापमान के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे शार्क मछली, सर्प, मेढक, टॉर्क, सैलोमेंडर इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है, तो ये लगता है अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा।
अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं। न्यूटन के गति की तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं, जैसे रबर की गेंद को जमीन पर टकराने से गेंद का उछलना क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है, जिससे रबर की गेंद द्वारा बल जमीन पर लगाया जाता है और जमीन द्वारा बल रबर की गेंद पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 84 है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन व वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो ये है सोयाबीन का। तो ऑप्शन नंबर बी का सोयाबीन। देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सोयाबीन का बीज प्रोटीन व वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। गंतव्य है कि प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं नए ऊतकों के निर्माण के लिए वृद्धि विकास का कार्य करते हैं, तो वसा मुक्त ऊर्जा उत्पन्न किया कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 85 नंबर है। निम्न में से उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण कौन है? शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शरीर का वजन बढ़ना घटना उपार्जित लक्षणों हैं। गंतव्य है कि किसी भी जीव की शारीरिक संरचना में दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण और उपार्जित लक्षण। किसी भी जीव के वे लक्षण जो उनके माता पिता अथवा माता के जन्म के साथ ही प्राप्त होती है उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है, जैसे त्वचा का रंग, नेत्र का रंग, बालों की प्रकृति। जबकि वे लक्षण जो बाह्य वातावरण में रहन सहन के पश्चात प्राप्त होता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं, जैसे शरीर का वजन बढ़ना या घटना इत्यादि। अगला प्रश्न नंबर 86 नंबर देखते हैं। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये है द्रव एवं गैस का परिरक्षित। ठीक है। तो बादल या कोहरा द्रव में गैस नामक कोलाइडी विलयन का निकाय उदाहरण है। ठंडों के दिनों में जब वातावरण में तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंचता है तो वायुमंडल का विद्यमान जलवाष्प के संघनन होने से कोहरा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। तो ये कौन सा इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य है। सूर्य जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में सूर्य अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रकृति में दो प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तथा द्वितीय अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिसका क्षय न हो उसका पुनः उत्पादन संभव हो उन्हें क्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका क्षय हो जाता है उसे पुनः उत्पादन में करोड़ों वर्ष का समय लगता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अगला प्रश्न नंबर 88 नंबर है। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग में आते हैं? तो ये उत्पादक वर्ग में आते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। परितंत्र में हमारे पेड़ पौधे नीलहरित शैवाल आदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, अतः इसे अपघटक वर्ग में रखा जाता है। जबकि शाकाहारी जंतु को प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग में और मांसाहारी जंतु को द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 89 नंबर है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जसत लेपन की क्रिया की जाती है। एक पतली परत निम्न में से किसका? तो ये जस्ता का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। क्या है? तो इस्पात एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता का लेप कर दिया जाता है, जिसे यशद लेपन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। 90 नंबर प्रश्न है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये है मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 होता है, जबकि ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन LPG के मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। 10 मैथ पूछे जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के सर्वागम समता का एक संबंध नहीं है? तो कौन नहीं है? तो भुजा भुजा कोण ये नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, दो त्रिभुज के सर्वगमता होने का शर्त क्या क्या है? तो भुजा 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 होगा, भुजा कोण भुजा होगा, कोण भुजा कोण होगा,
कौन कौन भुजा होगा, समकोण कौन भुजा भी होगा। स्पष्ट है कि भुजा भुजा कोण त्रिभुज को समरूपता प्रदर्शन नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 होगा, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका हम आंसर बता देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति वर्ष 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाती हैं, तो इसका परसेंट कितना है, तो 20% की दर से लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। ठीक है, देखिए आंसर स्पष्ट 20% है। ठीक है, 13वें नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं ये देखिए। ठीक है, एक खिलौनों पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, तो अंकित मूल्य 350 रुपया। ठीक है, कैसे बनाया जाता है देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 नंबर है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण की माप अन्य दोनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज आवश्यक होगा, तो ये होगा समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 होगा, एक समचतुर्भुज जिसका एक भुजा 20 सेमी तथा एक विकर्ण 24 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 नंबर देखते हैं, 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमाओं की एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितना होगा, तो ये होगा 15 मीटर होगा, 15 मीटर होगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता कितना है, तो ये है 1/2, 1/2 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 नंबर होगा, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 गुने 5 मीटर के आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये 54 का आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न 99 नंबर है, एक दुकानदार ने अपने दुकानदार के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बाटा घोषित किया। रमन ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसने 960 रुपया मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना है, तो ये 3200 रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न है, यदि x1 x2 डॉट x का माध्य x तथा y1 y2 yn का माध्यम y है, तो x1 x2 और xn और x1 के माध्य क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1/2 x + y हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न जो मध्य निषेध एक्साइज पुलिस से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं।